अभी थोड़ी स्मार्टली और भी अच्छी तरीके से उसको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। और ये जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर है, इसकी शुरुआत आपका कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत आपकी हो जाती है एनिमल किंगडम से। जब आप एनिमल किंगडम पढ़े थे उसी टाइम पे मैंने आपको हीमोलिम्फ और बुक गिल्स इन सब चीज़ों के बारे में बताया हुआ था। और अलग अलग टाइप के एनिमल के अंदर अगर हम लोग बात करें शुरुआत से लेकर के अंत तक, शुरुआत से लेकर के अंत कहने का मतलब ये है कि एनिमल के अंदर अगर हम ब्रीथिंग और एक्सचेंज की शुरुआत करें तो जाहिर तौर पे सबसे पहले ऑर्गन का बनना बहुत ज़रूरी था। और ऑर्गन का जो डेवलपमेंट हुआ वो बेसिकली डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है प्लैटिहेल्मिन्थीज़ के बाद जो आता है आपका एस्कीहेल्मिन्थीज़ और फिर आपका एनेलिडा, स्पेशली इन एनेलिडा से। और आर्थ्रोपोडा तक आते आते कहानी पूरी बदल गई। एनेलिडा तो था, लेकिन आर्थ्रोपोडा जब आया तो वहाँ से रेस्पायरेटरी सिस्टम में एक अलग सा एक उछाल आया। मतलब एक कमाल की आपको स्ट्रक्चर्स दिखने जो है वो शुरू हो गए। जैसे जब आप पढ़ेंगे ना आर्थ्रोपोडा जा करके, आज पढ़िएगा, आज जब आप जाइएगा आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे तो आपको उसमें 2-3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। जैसे कि ट्रैकियल रेस्पायरेशन, बुक गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन, बुक लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन, हमारे अंदर पल्मोनरी रेस्पायरेशन होता है ह्यूमन के अंदर। तो ये तमाम तरह की चीज़ जो जुड़ेगी वो वहाँ जुड़ेगी। फिर वहाँ पे कभी भी गैस एक्सचेंज विदाउट ब्लड पॉसिबल नहीं है। 2-3 लेक्चर इसी के अंदर ऐसे हैं जिनको शायद मैं आपको या तो पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मेरा सजेशंस होगा कि आप उनके लेक्चर्स को देखेंगे, क्योंकि वो लेक्चर्स कुछ ऐसे अच्छे डिलीवर हुए हैं कि उन लेक्चर्स को दोबारा आप उतनी गर्मजोशी से पढ़ लेंगे। वैसे पढ़ाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही गर्मजोशी से आपको उसको पढ़ाया जाएगा। बट हाँ, अगर आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपका अच्छा रिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, खैर अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इम्पॉर्टेंटली बात करते हैं अब हम लोग, और सीधे मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम एक कॉमन इंट्रो करेंगे आज, और फिर उसके बाद इसमें एक एक करके एक एक टॉपिक को बड़े आराम से हम लोग पढ़ते चलेंगे। और कब कहाँ पे क्या पढ़ना है आपको वो आपको बताया जाएगा। 7 से 8 लेक्चर में ये लेक्चर आपका ख़त्म हुआ था पिछली बार, लेकिन वो कहाँ से शुरू हुआ था? मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग से शुरू हुआ था। उसके पहले की चैप्टर की चीज़ें आपको नहीं बताई गई थी, या वो बहुत पहले ही मेंशन कर दिया गया था उनसे। तो जो चैप्टर की शुरुआत हुई थी वो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग से हुई थी। बाकी चीज़ें भी पढ़ाई गई थी, लेकिन उस समय बाकी चीज़ों का रिकॉर्डिंग क्लिप्स अभी नहीं रखी गई हैं। लेकिन मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग से आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और जो वीडियोज़ उसमें कुछ स्पेशल वीडियोज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि कहाँ कहाँ पे आपको कौन कौन से वीडियोज़ वहाँ पे देखने हैं, जिससे आपका ये पूरा चैप्टर एक अलग लेवल का बन जाता है। चलिए, मैं थोड़ा सा पेन टैब ले लेता हूँ तो बताता हूँ आपको। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं इस चैप्टर की बात आपसे करूं तो नॉर्मली तौर पे आप सबसे पहले जो एक कॉमन इंट्रोडक्शन है रेस्पायरेशन को ले करके वो आपसे मेंशन किया जाएगा, ताकि एक माहौल बिल्ड किया जा सके रेस्पायरेशन पढ़ने के लिए। फिर वहाँ पे सीधे रेस्पायरेटरी ऑर्गन के बाद, जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन के बारे में सबसे पहले आपको पढ़ना है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एपिग्लॉटिस, फिर उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, ये सब जो भी स्ट्रक्चर्स हैं ये पढ़ना है। और किस एनिमल के अंदर किस तरीके का रेस्पायरेशन है, किस तरीके की चीज़ है, ये भी जानेंगे। जैसे यहाँ पे देखो गिल्स के बारे में मेंशन किया गया है।
और यहाँ पे देखिए सारी बातें आपसे बताई जाएगी, वर्टिब्रेटा, फिशेज यूजिंग गिल्स, और ऐसा नहीं केवल इन्हीं में बताई जाएगी, आपको लोअर एनिमल में देखो जैसे अर्थवॉर्म में बताई गई, देखिए यहाँ पे अर्थवॉर्म में आपको बताई जा रही है ना। तो यही सारी चीज़ें आप आर्थ्रोपोडा में, ये देखो एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा क्या होता है, मैंने बताया था हॉर्स शू क्रैब, ये आप जा करके आज देखिएगा, मैं वीडियो की लिंक भेज दूंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें भगा करके देखेंगे, थोड़ा सा आगे करके देखेंगे वीडियो को, तो आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे मैं रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक बार आप देख लीजिएगा। मोलस्का के अंदर आप देख सकते हैं लंग्स जो हम लोग करते हैं वो तो आप लोग जानते ही हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपसे थोड़ी थोड़ी पहले बात करी जाएगी। नॉर्मली रेस्पिरेशन के बारे में बात की जाएगी, कैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ह्यूमन फिर आ जाएगा, ह्यूमन में आप देखिए आपको क्या क्या देखना है, फरिंग्स, ट्रैकिया, साउंड बॉक्स, लरिंग्स जिसको कहते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, जो मैंने आपको बताया। बट ऐसा नहीं जितना ब्लैक लिखा हुआ है उतना ही काफ़ी है, जैसे यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे स्ट्रक्चर हैं, जैसे देखो एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस कैसे छोटे होते हैं, कैसे बड़े होते हैं, कैसे खाना वहाँ नहीं आने पाता है, ये सब चीज़ें। और फिर यहीं पे आपसे बात करूँगा उसकी पूरी एक जो लेयर होती है, पैकेजिंग होती है उसके बारे में, कि हमारा हार्ट जो है, हमारा लंग्स जो है वो कैसे ढका हुआ होता है पूरा, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स वहाँ पे होते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, क्या फंक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आएंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में। देखिए यहाँ पे एक ही बात 10 बार आपसे बोली जाएगी, एक ही बात 10 बार बोली जाएगी, बट हर जगह पे उस बात का मतलब अलग होगा। जैसे देखिए यहाँ पे बार बार आपको ये बताया जाएगा कि हाउ, कि कैसे ऑक्सीजन बाहर जाती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, सॉरी उल्टा बोल गया, कैसे ऑक्सीजन अंदर आ रही है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। इस लाइन को ही आपको बार बार बताया जाएगा प्रेशर से जोड़ करके, और प्रेशर की ही बात जब करी जाएगी तब उसके बाद यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग आएगा। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में भी सेम ही चीज़ है, बस टर्म बदल गया है, बाकी चीज़ तो सेम ही है ना। इंस्पायरेशन मतलब सांस को बाहर निकालना, अंदर लेना सॉरी, और एक्सपायरेशन का मतलब सांस को बाहर निकालना एल्वियोलाई के। तो ये जो प्रोसेस बताई जाएगी आपको बार बार बताई जाएगी। फिर सवाल उठेगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में कि आखिर जो इंस्पायरेशन हो रहा है उसमें क्या क्या होता है, चेंजेस हमारे लंग्स में, स्ट्रक्चर क्या बदलता है, डायफ्राम की क्या स्थिति होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेशर डालता है कि नहीं डालता है, कौन सी चीज़ प्रेशर डालती है, उस प्रेशर से क्या होता है, ये सारी चीज़ें, रिब्स की पोजीशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसी टॉपिक के अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर बताई जाएंगी। और ये पूरा वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे, ये सब जब पढ़ाया जाएगा उसी समय आपको बताया जाएगा। कुछ स्लाइड मैंने बनाई हुई हैं, ये तो एनसीईआरटी है बट इसकी पूरी स्लाइड मैंने बनाई हुई है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। फिर इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है वो आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटी से, जिसका कि मतलब बहुत ही कमाल का वीडियो भी है, स्लाइड भी है, ग्राफ भी है, मतलब इसमें तो आपको कतई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये टॉपिक आपका एक दिन में, एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अब ये टाइम टेकन वाली प्रोसेस है, अब ये आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस वाला जो टॉपिक है, इसमें ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, इन दोनों का अलग अलग गैस एक्सचेंज बताया गया है। ऑक्सीजन का गैस एक्सचेंज कैसे होता है, कार्बन डाई का गैस एक्सचेंज कैसे होता है, और इनमें कई लोगों के लॉ शामिल हैं, इनमें कई लोगों के द्वारा दिए गए लॉ शामिल हैं जिनको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं आपको बता तो दूंगा, सिंपली वे में भी है, कठिन वे में भी है, मैं कंप्लीट वे में आपको बताता हूँ। देखो पहले वाला तो ये तो सिंपल आपको बता दिया जाएगा, ये सब जानते होगे कि कैसे गैस एक्सचेंज होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन यहाँ शुरू होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में, जब आप ऑक्सीजन की बातें करते हैं। ये समझना, इस कर्व को समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इस कर्व को समझाना ही नहीं, यहाँ पे एक दो टर्म यूज़ कर दिया जाता है जिससे कि आपको इसको बताना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। समझ रहे हो कि नहीं। और पूरी एक एक चीज़ इसमें क्लियर होगी, आपका एक एक कन्फ्यूज़न पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा।
ऐसी बात नहीं है, सब वीडियोस बना हुआ है और इसके जो लेक्चर बने हुए हैं ऑलरेडी वो अच्छे लेवल पे बने हुए हैं, मतलब वो इस लेवल से थोड़ा ऊपर है, बट आपको पूरी बात बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। अगर आप इससे सीधे डायरेक्टली पढ़ेंगे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट पढ़ेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप समझ के पढ़ेंगे थोड़ा लंबा रहेगा, बट वो आप कभी भूलेंगे नहीं। फिर उसके बाद रेगुलेशन ब्रेन आ जाएगा और फिर डिसऑर्डर्स आ जाएगी। अब रही बात लेक्चर को लेकर के, तो देखिए लेक्चर खिंचते भी रहते हैं, बनते भी रहते हैं, मैं ये प्रॉमिस के साथ में नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इसमें 8-10 लेक्चर्स लगते हैं और वो लगेंगे, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसमें 8-10 लेक्चर लगेंगे, हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम इस चैप्टर में लगता है, बट अगर एक बार ये चैप्टर आ जाता है तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम को भी कवर कर लेता है। मतलब कुल मिलाकर के ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। और इस चैप्टर का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप देख भी लोगे, मान लो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है, मैंने आपको देखने के लिए बोल दिया, और आपको अगर वो वीडियो देख के समझ में आ गया तो फिर ठीक है, ओके, और नहीं समझ में आया तो भैया बंदा हमेशा हाजिर है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? क्योंकि वो लेक्चर्स अच्छे डिलीवर हुए हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप उसको सीखिए। मान लीजिए मैं दोबारा आपको पढ़ाऊँ और दोबारा पढ़ाते वक्त मान लो मैं एनसीईआरटी के चक्कर में कुछ चीज़ें छोड़ दूँ उसमें, या स्किप हो जाए मेरे से, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, बट अभी नहीं, जब आपको जो वीडियो देखना होगा मैं आपसे ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? उस समय आप ईमानदार हो, खुद ईमानदार हो, देख लेना रिवीजन के लिए। चलो अब हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आप हर एक एनिमल को ले लो, हर एक एनिमल का एक नेचर है कि ऑक्सीजन को गेन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। ये मूलतः सभी एनिमल्स का एक तरीका है और यही तरीका जो है हर एक एनिमल अख्तियार करते हैं, बट यहाँ पे हर एक एनिमल अलग अलग जगह पे रहता है। कोई पानी में रहता है, कोई लैंड्स पे रहता है, तो कोई दोनों जगह पे रहता है। तो इसीलिए हर किसी के अंदर गैसेस को लेना और गैसेस को छोड़ना, दोनों प्रोसेस जो है अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स के द्वारा प्ले की जाती है। जैसे जो पानी में है उसको हम लोग गिल्स के थ्रू बोल सकते हैं, डिफ्यूज़न के थ्रू बोल सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन। इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, कंसंट्रेशन। वेयर आर हायर कंसंट्रेशन एंड वेयर आर लो कंसंट्रेशन। किस जगह पे आपका हाई कंसंट्रेशन है गैस, किस जगह पे लो कंसंट्रेशन है गैस, इस वर्ड को हमेशा समझ लेना। आपको पता है कि अगर कहीं पे गैस हायर कंसंट्रेशन में है, अगर कहीं पे गैस हायर कंसंट्रेशन में है तो वो हमेशा लो की तरफ मूव करेगा। हमारे लंग्स को हम सोचते हैं कि हमारा जो लंग्स है वो हमारे इच्छानुसार काम करता है, जबकि जो हमारा लंग्स है वो स्मूथ मसल से बना हुआ है, और स्मूथ मसल जो होती हैं वो दरअसल आपकी क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन होती हैं, मतलब कि वो हमारी इच्छानुसार काम नहीं करती हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑक्सीजन, व्हाई वी नीड ऑक्सीजन, ये भी एक सवाल उठता है कि आखिर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्यों है। बहुत लोगों से जब आप पूछने जाते हो, आप तो क्लास 11th में हो, सभी लोग पढ़े लिखे हो, पढ़े हो, जैसा मैंने कहा कि इस चैप्टर में मैं जितनी बातें आपसे करूंगा वो आपको पूरे चैप्टर में मिलेंगी, सारे पूरे चैप्टर में मिलेंगी घूम फिरा करके। इसीलिए मैं पहले एक बार चैप्टर को पूरा बता देता हूं आपको। व्हाई वी नीड ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए। जब आप कॉमन किसी से बात करते हो, अभी मान लो अपने पापा से ही बात करो, पापा ऑक्सीजन का क्या रोल होता है, पापा बायो नहीं पढ़े हैं तो पापा यही कहेंगे बेटा सांस लेने के लिए। पर सांस लेने के लिए क्यों, आखिर ऑक्सीजन हमें कुछ तो ऐसा दे रहा है जिससे कि आज हम जिंदा हैं। केवल सांस लेने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए तो नहीं है ऑक्सीजन हमारी, मतलब कुछ तो ऑक्सीजन हमको ऐसा दे रहा है जिससे हम जिंदा हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले आप एक चीज हमेशा सीख लेंगे
कि ऑक्सीजन के बगैर आपकी बॉडी में, ऑक्सीजन के बगैर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, बिकॉज वी आर एरोबिक एनिमल। इसीलिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। आप लोग छोटी क्लासेस से ये पढ़ते चले आ रहे हो कि अगर हमें एटीपी बनानी है, लॉट्स ऑफ एटीपी बनानी है, अगर हमें एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनानी है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलने वाली जो भी साइकिल है वो नहीं चलेगी, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन नहीं करेगा तो ग्लूकोज कभी भी एटीपी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी 38 एटीपी में। तो इसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ही। मतलब ये प्रोसेस होती है सेल में। तो जाहिर तौर पे जो ऑक्सीजन हम लोग केवल सोचते हैं कि सांस लेने के लिए आ रही है, दरअसल वो ऑक्सीजन आपकी केवल सांस लेने के लिए नहीं होती है। वो ऑक्सीजन दरअसल आपकी बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती है, जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी देती है। ठीक है, तो इस तरीके का रेस्पायरेशन जो सेल के अंदर होता है उसको हम लोग सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। और वो रेस्पायरेशन जो केवल हमारे नाक से हमारे फेफड़ों तक का होता है, और फिर हम लोग गैस लेते हैं और फेफड़े के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, लंग्स के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, इसको हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम हो रही क्या हमेशा? चलो ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, तो हम लोग ये कहते हैं कि जैसे हमारा जो ऑक्सीजन होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, उसकी जो बेसिक नीड होती है वो होती है आपके ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। क्योंकि मैंने कहा छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स अक्सर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, मतलब हाँ, दो तरह के होते हैं। ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, नॉट ओनली एनिमल। जैसे हम लोग पढ़ते थे, एक को हम लोग बोल देते थे एरोबिक, है ना, एक को बोल देते थे एनारोबिक, और एक को बोल देते थे जिसके पास में लैक ऑफ ऑक्सीजन होती थी। तो एनारोबिक में क्या होता था, एक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती थी और एक में लैक ऑफ ऑक्सीजन होती थी, है ना। छोटी क्लासेस में पढ़ा था, 10th में पढ़ा होगा आपने। अब एरोबिक में क्या होता था कि इसमें ऑक्सीजन होती थी, तो इसमें जो था 3 साइकिल चलती थी। पहली साइकिल चलती थी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 3 साइकिल चलती थी। कौन कौन सी चलती थी? नंबर 1 चलती थी आपकी ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस कहां होती थी? साइटोप्लाज्म में। दूसरी साइकिल चलती थी क्रेब साइकिल। बट क्रेब साइकिल के लिए, इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, ग्लाइकोलिसिस के लिए। बट क्रेब साइकिल के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी, बिकॉज क्रेब साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब क्रेब साइकिल चलती थी तो इसके बाद चलता था
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता था। और फाइनल एक अलग से साइकिल चलती थी जिसको हम लोग कहते थे, एक और साइकिल चलती थी जिसको हम लोग कहते थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ट्रांसपोर्ट चेन। और जब ये तीनों साइकिल चलती थी तब जाकर के हमें मिलता था 38 एटीपी। ये था ऑक्सीजन की पावर। मतलब एक ग्लूकोज से ऑक्सीजन चाहे तो 38 एटीपी बना सकता है, इसीलिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। इसीलिए ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट मूव आवर बॉडी। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं तो हमारा ग्लूकोज टूटेगा नहीं, और ग्लूकोज टूटेगा नहीं तो एटीपी बनने से रही, और एटीपी नहीं तो हमारा सेल फंक्शन नहीं करेगा और हम डेड हो जाएंगे। जब रिस्पायरेशन, जब गैस का एक्सचेंज सेल टू सेल हो, तो इस तरह का एक्सचेंज सेलुलर रेस्पायरेशन कहलाता है। जब रेस्पायरेशन सेल के थ्रू हो तो हम लोग उसको, या सेल के थ्रू और गैस का एक्सचेंज हो तो हम उसको सेलुलर रेस्पायरेशन का नाम देते हैं। बट जब रेस्पायरेशन डायरेक्टली हमारे नाक और हमारे लंग्स के थ्रू हो तो ये रेस्पायरेशन ब्रीथिंग कहलाता है। ब्रीथिंग में दो प्रोसेस आप पढ़ते हो, जिसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन और दूसरे को कहते हैं इंस्पायरेशन। ना तो इसमें ऑक्सीजन से एटीपी बनाना होता है, ना तो इसमें आपका कोई प्रोसेस होता है। ये जस्ट बाहर की बात है, एक्सटर्नल बातें हैं, बाहर की बातें हैं कि सांस ले लेना, सांस छोड़ देना। बट अंदर जो हो रहा है वो होता है सेलुलर रेस्पायरेशन, और वो होता है ब्लड के थ्रू, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू लंग्स से पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट होती है। आकृति, अमिता, अरे अमिता कह रहा है, अमीशा कितने नाम ले लिए, समझ में आ रहा है? अमीशा, प्रियांशी, आप तो ऑलरेडी पढ़े हो गए। अमीशा आप बताओ, ये सब पढ़े हो ना? क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फाइन। तो यहां पे यही चीज सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस समझना है। अगर ऑक्सीजन ना हुआ, लैक है, एब्सेंस है, ऑक्सीजन एब्सेंस है, ऑक्सीजन एब्सेंस होगा तो ग्लाइकोलिसिस चलेगी। बट ग्लाइकोलिसिस चलने के बाद बस वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और केवल 2 एटीपी का फायदा होगा। यहां 34 एटीपी का फायदा होगा और यहां पे 2 एटीपी का फायदा होगा। टोटल बनेंगी 6, लेकिन फायदा होगा 2 एटीपी का। अब पावर समझ में आई ऑक्सीजन की। जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां 2 एटीपी, जहां लैक ऑफ ऑक्सीजन है वहां पे 2 एटीपी का ओनली बेनिफिट होगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहां होती है, चलो ये भी जान लो। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन है ही न रहे, जन्मजात से ही वो ऑक्सीजन ना ले। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिक होते हैं, बट हमारी ह्यूमन बॉडी में भी कभी कभी लैक ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है। बताओ कब? लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप अपने हाथ को बहुत तेजी से हिला रहे हो, ऐसे 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 ऐसे, कुछ टाइम के बाद आपको आपकी हाथों में पेन होने लगता है। कभी सोचा है क्यों? आप जो है आराम से धीरे धीरे चल रहे हो, आप नहीं थक रहे हो, बट आप अचानक से उतनी ही दूरी दौड़ ले रहे हो, आप थक जा रहे हो। इसके पीछे का जो मेन रीजन होता है वो ये होता है कि जब हम आराम से चलते हैं तो हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो बड़े आराम से ऑक्सीजन लाता है, कार्बोहाइड्रेट लाता है, ग्लूकोज लाता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंट में माइटोकॉन्ड्रिया बड़े आराम से एनर्जी बनाता है। हमें एनर्जी मिल जाती है हमारे मसल्स को,
और हम नहीं थकते हैं। बट जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ने के साथ में हमारी ऑक्सीजन उतनी तेजी से आ नहीं रही है, लेकिन हम दौड़ दौड़ के ऑक्सीजन खत्म कर चुके हैं। ऑक्सीजन उतनी जल्दी से ब्लड नहीं ला पा रही है और हम लगातार दौड़ रहे हैं, लगातार ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं, और एक टाइम होते होते हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन जब कम हो जाता है तो हमारी बॉडी जो है ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? पायरुवेट। और पायरुवेट बनेगा तभी माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, लेकिन यहां पे ग्लाइकोलिसिस साइकिल में पायरुवेट नहीं बन करके क्या बनना शुरू हो जाता है? लैक्टिक एसिड। और अगर हमारी बॉडी लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन करेगी, अब कौन सी सेल को जरूरत है ऑक्सीजन की? आपकी टांगों को जरूरत है ना, तो आपकी टांगे जो है लैक्टिक एसिड सिक्रीट करना शुरू कर देंगी। और अगर आपकी टांगे लैक्टिक एसिड सिक्रीट करती हैं तो मसल्स में पेन शुरू होने लगता है। मतलब आपको जहां पे भी पेन शुरू हो, आप जान लो कि आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन शुरू हो गया, मतलब ब्रेकडाउन शुरू हो गया है। अगर ग्लूकोज का होता तो कोई पेन ना होता, आपको प्रॉपर एनर्जी मिल जाती। बट यहां लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है, जिससे उतनी एनर्जी भी नहीं मिलती और हमारी मसल्स में पेन भी होता है। ये समझ में आया अमीशा आपको? अच्छा, ये समझ में आया प्रियांशी आपको कि नहीं? तब आप पूछो हमें, ये समझ में आया? पहले बताओ जो मैंने पूछा, बताया मतलब। और फिर अपने क्वेश्चंस को पूछो। अमीशा, हीमोग्लोबिन कम है क्या इनडायरेक्टली सवाल पूछती है लड़की? हीमोग्लोबिन कम है तुम्हारा? क्यों? क्यों प्रियांशी? डिलीट क्यों कर दिया? हीमोग्लोबिन कम है तुम्हारा? क्या हुआ, बुरा लग गया क्या? पूछो, सवाल क्यों डिलीट कर दिए गधे? सवाल क्यों डिलीट किए? सवाल तो पूछो ना तुम। अरे मैं बता रहा था, हंस रहा था इसलिए कि तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम है। मैं तुम्हारे सवाल पे मैं उसको जवाब देता इससे पहले। टीचर ठीक। मैंने तुम्हारा सवाल पढ़ा था बट आधा पढ़ा था, अगर तुम फिर से बता दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब देता हूँ। हमारे घर पे भी मम्मी बहन है, अक्सर इनको ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो मुझसे सवाल पूछो, ठीक है? मुझसे तुम सवाल दोबारा उसको पूछो, मैं बताता हूँ आपको। चलो पूछो, मैं तब तक। बहुत कम होता है तो उसका क्या रीज़न है? बता रहा हूँ मैं, रीज़न बता रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा पानी मंगा लेता हूँ तो फिर मैं रीज़न। पानी होगा, पानी है, सुबह का पानी पड़ा है, मैं पी लेता हूँ। 1 मिनट रुके रहना। देखो, ब्लड जो होता है बनता सभी में है और एक प्रॉपर टाइम पे बनता भी है। लड़कियों के अंदर ब्लड को लेकर के बहुत